नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोग यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक में भी हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर काफी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पर उसके हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और फिर अपने टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो इस वाली वीडियो में हम लोग उस रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ने वाले हैं, काफी डिटेल में पढ़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको 11th क्लास का कुछ टॉपिक आना चाहिए, जैसे सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में, कार्टेशियन सेट के बारे में ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। थोड़ा सा रिलेशन के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा, वो तो डीपली चलेगा ही क्योंकि रिलेशन टॉपिक ही चल रहा है। बाकी कार्टेशियन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक इस लेवल पे 2 मिनट का रिवीजन दूंगा बस। ये हो सकता है किसी बच्चे को समझ आए, क्योंकि जो मैं ये 2 मिनट का रिवीजन देने वाला हूँ किसी को ना आए, क्योंकि मेरा लेवल यहाँ पे होगा। अगर आप लोग सीधा 12th लेवल पे जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दी हुई है, जहां से मैं मेन 12th क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाली वीडियो में। आप लोग वहां पे जाके सीधा उस टाइमिंग पे क्लिक करो और अपना मेन 12th क्लास पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ पर मैं शुरू से 5 मिनट या 2 मिनट जो भी समय लगेगा मुझे नहीं पता, उसमें मैं 11th क्लास के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वहां पर हम लोगों ने जो जो छोटी सी चीजें पढ़ी थी, अगर आपको उनके बारे में नॉलेज है तो आप तो फिर अच्छी बात है, सीधा 12th की टाइमिंग पे स्टार्ट कर दीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट करिए। और अगर नहीं है, आप देखना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू करिए। और बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सम बेसिक थिंग्स। सबसे पहली बात आती है कि आपको सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सेट का मतलब होता है कि आपके सामने किसी भी ऐसी चीज का कलेक्शन, कुछ ऐसी क्वांटिटी का कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो। अगर मैं सेट का मीनिंग लिखूं तो मैं सेट का डेफिनेशन यही लिखूंगा कि कलेक्शन ऑफ एनीथिंग विच इज वेल डिफाइंड। आप किसी भी ऐसी चीज का कलेक्शन कर रहे हो जो कि वेल डिफाइंड हो। तो किसी भी चीज का कलेक्शन करने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो मेरे सामने इस समय चौक है तो मैं चौक का कलेक्शन कर लूंगा, मेरे सामने फोन है तो मैं फोन का कलेक्शन कर लूंगा, स्टैंड है तो स्टैंड का कलेक्शन कर लूंगा, बोर्ड है, कॉपी है, पेन है, फोन है, लीड है, कुछ भी है उसका कलेक्शन आसानी से कर सकता हूं। नेचुरल नंबर है, इंग्लिश अल्फाबेट है, कुछ नाम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या कुछ कोई भी इस यूनिवर्स में अगर कोई क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो मैं उसका कलेक्शन कर सकता हूं। तो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग उसको आप सेट कहेंगे, लेकिन एक कंडीशन आ गई है कि वो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइन होने का ये मीनिंग होता है कि आप जिस चीज का भी कलेक्शन कर रहे हो वो यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। ऐसी कंडीशन ना हो जाए कि आपने जिस चीज का कलेक्शन करा उसमें किसी दूसरे बंदे की कोई दूसरी राय हो। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कौन स्टूडेंट सबसे ज्यादा होशियार है। मान लो मेरी क्लास में यहाँ पर 2 से 3 स्टूडेंट है। पहले का नाम है करण, दूसरे का नाम है यहाँ पर क्या नाम है उसका, वीर, और तीसरे का नाम है यहाँ पर गोपी। मान लो ये 3 स्टूडेंट है और मेरे को ये यहाँ पर कलेक्शन करना है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है। तो मैं यहाँ पर वीर को चॉइस करूंगा। मैं कह दूंगा कि यहाँ पर नहीं, वीर सबसे ज्यादा होशियार आदमी है क्योंकि वो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो मेरे सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दे देता है, और मतलब हर एंगल से वीर एक काफी होशियार अच्छा लड़का है। लेकिन जब ये वीर को बात पता चली कि वो काफी होशियार लड़का है तो वो इस बात से असहमत हो गया। असहमत समझते हो ना, अनसेटिस्फाइड हो गया इस बात से। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि नहीं यार, ये गोपी काफी ज्यादा अच्छा है तो ये इसको होशियार माना जाएगा, मुझे नहीं माना जाएगा। लेकिन गोपी ने कह दिया नहीं सर, सारे क्वेश्चंस तो मेरी हेल्प करने में ये करण सॉल्व करता है तो करण ज्यादा होशियार लड़का है। तो यहाँ पर जो बातें चल रही है वो सारी की सारी बातें अनसेटिस्फाइड है। अगर हम चारों ने, मतलब मैंने और इन तीनों ने एक ही कंडीशन पे फोकस करा होता कि नहीं सिर्फ यही सबसे ज्यादा होशियार है, तो यहाँ पर ये सेट बन जाता, क्योंकि ये वेल डिफाइंड बन जाता। वेल डिफाइंड बनने का मतलब कोई डाउट नहीं रह जाता हम चारों को कि हम चारों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है। लेकिन जब इस बात का सर्वे किया गया कि हम चारों में सबसे ज्यादा होशियार कौन है, तो कोई एक पॉइंट पर हम लोग नहीं पहुंचे। हर आदमी हर एक एंगल से हर एक अलग अलग पॉइंट पे पहुंच रहा था। तो ये कंडीशन आपके सामने सेट नहीं बन पाएगी। आपके सामने कुछ ऐसे चीज के ही सेट बनेंगे जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिया गया कि क्रिकेट की दुनिया में 100 सेंचुरी किसने मारी है, तो अब तक इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि एक सचिन ही है जिसने 100 सेंचुरी मारी है। तो वो चाहे यूनिवर्स का 7.43 बिलियन में से कोई भी पीपल हो, वो सारे के सारे जितने भी पीपल है वो सारे के सारे सचिन का ही नाम लेंगे। तो यहाँ पर जो वो सचिन
सचिन नाम आया वो आपके पास एक वेल डिफाइंड मीनिंग बन गया, क्योंकि पूरे की पूरी 7.43 बिलियन के हिसाब से आपके पास जितनी भी पॉपुलेशन है सबने इस पे फोकस करा, तो ये कंडीशन आपके पास वेल डिफाइंड बन गई, क्योंकि हर आदमी एक ही बात पे सहमत हो रहा है, तो यहाँ वेल डिफाइंड बन जाएगा। एग्जाम्पल और भी है कि क्या कल बारिश होगी, हो सकता है हो जाए, नहीं हो सकता ना हो, हमें तो नहीं पता ये बात। तो हाँ वो बात अलग है कि वो हमें वो बता देंगे, वो साइंटिस्ट सर्वे करके वो टेलीस्कोप वो जो भी है वो मतलब वो हमें नहीं करता, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। अगर हमारे सामने नॉर्मली पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो हम नहीं कह सकते, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, तो यहाँ डाउट क्रिएट हो रहा है। तो जहां आपके पास जिस जगह पर भी डाउट क्रिएट होता है वो कंडीशन आपकी सेट नहीं बन पाती है, क्योंकि उसको सेट बनने के लिए वेल डिफाइंड बनना पड़ता है, और जिस कंडीशन में आपका डाउट क्रिएट होगा वो कंडीशन आपकी वेल डिफाइंड नहीं बन पाएगी। ये समझ आया? तो ये सेट का मीनिंग था। जहां पर सेट, ये मैं इस लेवल पे बता रहा हूं आपको, ये समझ आया? डिटेल तो इसका पूरे 11th क्लास का अलग चलेगा, और अभी मैंने पढ़ाने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरी तो बीएससी चल रही है, मतलब मैं बीएससी वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर आप उसके कर्ली ब्रैकेट से डेनोट करते हो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हो सेट के एलिमेंट को लिखने के लिए। जैसे मैं मान लो मैं ये बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन माय क्लास, देन नाम आएगा के, वी और जी। ये आपको समझ आया? तो मैं यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि दुनिया में 3 तरीके के ब्रैकेट एग्जिस्ट करते हैं, एक तो ये छोटा ब्रैकेट, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, एक तो ये आपका मिडिल ब्रैकेट जिसे कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, और एक तो ये आपका सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट जिसे ग्रेटेस्ट ब्रैकेट बोला जाता है नॉर्मली कंडीशन में, स्मॉलेस्ट, कर्ली और ग्रेटेस्ट ब्रैकेट। तो हम लोग सेट को कंडीशन को रिप्रेजेंट के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। कंडीशन यहां पर यह है, यूज करने का रीजन यह है क्योंकि जो सेट के ऑथर थे, ऑथर समझते हो, जो ऑनर थे, कैंटर, जे कैंटर नाम था, जो भी था कैंटर था, उनकी जाति कैंटर थी या नाम जो भी है, तो जो सेट के ऑनर थे कैंटर, उन्होंने कर्ली ब्रैकेट का यूज करा था। तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए कि नहीं उन्होंने इस चीज को हमें दिया है, तो ये फादर है, सेट ऑफ फादर इज कैंटर, तो कैंटर को रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग भी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, हम लोग उनको रेस्पेक्ट ना दें, तो हो सकता है कोई आदमी इस चीज को इस चीज से सेट के एलिमेंट को फिल करे, हो सकता है कोई आदमी इसके अंदर सेट के एलिमेंट को फिल करे, और हो सकता है कोई इसके अंदर करे, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो एलिमेंट को ऐसे ही लिख देंगे, यहां पर कोई ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन ना हुई, हम लोगों ने किसी एक तरीके को नहीं अपनाया, तो ऐसी कंडीशन ना हुई तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है हम सेट के एलिमेंट को इसके अंदर फिल कर दें, हो सकता है सेट के एलिमेंट को इसके अंदर फिल कर दें, या हो सकता है इसके अंदर फिल कर दें। तो यहां पर एक पाथ में चलना होता है, हमें एक वे में चलना होता है। अगर कहीं कोई भी आदमी किसी के अंदर भी फिल कर देगा या कोई फिल ही नहीं करेगा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाले बंदे ने सेट लिखा है या फिर कोई और डाटा लिखा है? तो वो एक फिक्स डाटा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके फादर को, जो जिसने इन्वेंट करा होता है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए उन्होंने जिस मेथड का यूज करा था, हम लोग भी उसी मेथड पे चलते हैं, और पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उसी मेथड पे चलते रहेंगे, चाहे वो आज की बात हो, चाहे वो 100 साल बाद की बात हो। ये आपको समझ आया? तो सेट के एलिमेंट को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो कॉमा से सेपरेट हो जाते हैं, या तो आप प्रॉपर्टी बना के लिखोगे, वो अलग बात है, सेट में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे मेन कंडीशन होती है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर से डिनोट करते हैं। आप किसी भी कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से सेट को डिनोट कर सकते हो, और सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर में फिल करे जाते हैं। कोई भी आपके पास जनरली स्मॉल लेटर हो सकता है, आप उससे फिल कर सकते हो। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पे कंडीशन थी सेट की। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जहां पर एक वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग। एक वर्ड आता है बिलोंग्स टू। हम लोग यहाँ पर बिलोंग्स टू के बारे में काफी अच्छी नॉलेज लेंगे और फिर अपने कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्या क्लियर आ रहा है? एक सेकंड प्लीज। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, फिर सेट के बाद एक वर्ड आता है, सेट के बारे में नॉलेज हो गई होगी आपको, ठीक है। थोड़ा सा 11th क्लास का बेसिक है, आप लोग अगर ये आपको आता है, काफी अच्छे से आता है, आप लोग इसके बारे में नॉलेज रखते हैं। जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दो टॉपिक के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दी हुई है, जहां पर 12th का स्टार्ट हो रहा है, मेन 12th क्लास, जहां पर मैं सिर्फ 12th लेवल की बात करूंगा, वहां पर 11th की कोई बात नहीं होगी, तो आप प्लीज वहां से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। ठीक,
देखिए सेट के बाद जो अगला टॉपिक आता है उसमें हम लोग बिलोंग्स टू के बारे में बात करेंगे और इसको समझेंगे। बिलोंग्स टू का ये मतलब होता है कि मान लो आपके सामने कोई भी एक एलिमेंट दिया हुआ है, कोई भी जनरल एक एलिमेंट है। अब जैसे मान लो मैं एक एलिमेंट हूं, मैं एक क्वांटिटी हूं, मैं एक डाटा हूं, कुछ भी कह सकता हूं मैं। मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ भी कह सकता हूं, ये नाम है बस अलग अलग, एक ही चीज के बहुत सारे नाम है। एलिमेंट हूं, क्वांटिटी, डाटा, कुछ भी, ये आपको समझ आए, नंबर, अल्फाबेट, ठीक है। तो मान लो मैं जो एक एलिमेंट हूं, अगर मैं एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग करता हूं तो मैं कहूंगा कि मैं अगर मैं एलिमेंट जो हूं किसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हूं, एग्जिस्ट समझते हो कि उसका अस्तित्व है उस चीज के अंदर, तो मैं बिलोंग्स कर रहा हूं। जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं तो मैं सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स में एग्जिस्ट कर रहा हूं। ये समझ आया? मेरे को ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं आप सेट ऑफ ऑल एनिमल्स में या फिर सेट ऑफ ऑल बर्ड्स में या फिर सेट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल में एग्जिस्ट करोगे। नहीं, मेरे को सब यही कहेंगे कि आप सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करोगे। या आपको समझ आया? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन में एग्जिस्ट कर रहे हो, इसका मतलब मैं बिलोंग्स कर रहा हूं किसके अंदर? उस ह्यूमन के अंदर, उस पूरे के पूरे जो आपने ह्यूमन का सेट लिया है उसके अंदर। ये आपको समझ आया? तो बिलोंग्स टू का मतलब यही होता है कि आपके पास कोई भी अगर एक डाटा दिया हुआ है या कोई भी एक एलिमेंट की बात कर रहा है तो क्या वो वाला एलिमेंट अपने सेट के अंदर, जिस सेट की बात हो रही है उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप यहां पर कहोगे कि वो कंडीशन बिलोंग कर रही है उसके अंदर। और अगर वो छोटा सा एलिमेंट, जो भी आपके पास एक फिक्स एलिमेंट की बात हो रही है, अगर वो फिक्स एलिमेंट उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा तो आप क्या कहोगे कि वो क्वांटिटी उसके एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके अंदर, तो आप कहोगे कि वो क्वांटिटी उसके अंदर नहीं बिलोंग कर रही। एग्जांपल के लिए मानते हैं, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सेट लिया एबीसी का, फर्स्ट 3 इंग्लिश अल्फाबेट का। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि अगर मैंने क्वांटिटी ए को उठाया, मैंने एलिमेंट ए को उठाया या डाटा ए को उठाया, तो जो ये वाला एलिमेंट है ये क्या कर रहा है? इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब उसको मैथमेटिकल मीनिंग में कहा जाएगा कि वो बिलोंग कर रहा है। तो उसका सिंबल एक खास तरीके का होता है, ये एप्सिलॉन। ये फिजिक्स के जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा, ये यूज होता है एप्सिलॉन, जो कि ग्रीक लेटर का अल्फाबेट है। जैसे यहाँ पर ABCD चलती है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, उसी तरीके से ग्रीक में जो होता है वो चलता है अल्फा, बीटा, डेल्टा, C से पता नहीं क्या होता है उस तरीके से, फिर E से एप्सिलॉन, F से फाई, जो भी है इस तरीके से चलता है, समझ रहे हो? तो वहां पर उस एप्सिलॉन वर्ड का यूज किया जाता है। रीजन वही है क्योंकि कैंटर ने एप्सिलॉन का यूज करा था, तो उनको ऑनर देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग भी एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी किसी सेट के अंदर बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये एप्सिलॉन का सिंबल होता है। तो ए बिलोंग कर रहा है इस एबीसी के अंदर। और मान लो जैसे यहाँ पर डी लिखा हुआ है, अब डी तो जो है वो एबीसी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा क्योंकि डी तो इसके अंदर नहीं आता, इसका मतलब डी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग काट दो, नहीं कर रहा किसके अंदर? एबीसी के अंदर। तो ये यहाँ पर बिलोंग्स टू का मीनिंग था। उम्मीद है समझ आया होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना वरना पूरा 1 घंटा इसी में बर्बाद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं जहां पर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे और फिर 12th क्लास पे जंप करेंगे, ठीक है? देखिए उसके बाद अगला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि मान लो जनरली पहले ग्राफ से समझाता हूं आपको, फिर उसके बाद लिख के समझो, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से ज्यादा समझ आएगा और हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए कि वो चीज क्यों पढ़ी जा रही है, उसका यूज कहाँ है, कैसे यूज है, ये समझ है। आप ये कह सकते हो जैसे मान लो कोई भी आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y कोऑर्डिनेट है, और यहां पर आपके पास इन कोऑर्डिनेट्स पर कोई पॉइंट्स फिल है। पॉइंट्स मतलब इस तरीके से, जैसे यहां पर आपके पास 1 2 3 इस तरीके से फिल है, यहाँ पर एंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट, अभी तो और आगे जाना है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 आपके पास एंड्स ऑन फिल है, यहाँ पर भी -1 -2 एंड्स ऑन, यहाँ पर भी -1 -2 एंड्स ऑन, नीचे की तरफ और जा रहा है। तो यहां पर मान लो किसी ने कहा कि आप यहाँ ओरिजिन पॉइंट पे खड़े हो, इस ओरिजिन पॉइंट पे खड़े हो और आपको कुछ कदम दूरी पॉइंट 2,3 पे जाना है। यहां पर आपके पास ये पॉइंट है कोई 2,3, आपको यहां पर जाना है। या फिर अगर मान लो ये मेरे पास कोई अननोन पॉइंट है, जैसे मान लो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अब ये पॉइंट मेरे पास अननोन पॉइंट है, मुझे नहीं पता। यहां पर मैं कोऑर्डिनेट x, y लेके चल रहा हूं, तो मैंने इसका नाम यहां पर x, y दिया है। ये आपको समझ है?
तो इसी x, y पॉइंट पर जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपनी यहाँ ओरिजिन वाली डिस्टेंस से, जनरली जो सेंस होता है, इस ओरिजिन वाली डिस्टेंस से पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर जाने के लिए 3 कदम की दूरी तय करूंगा, अपनी x एक्सिस की तरफ 3 पॉइंट आगे जाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं 2 कदम आगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है ना, फिर उसके बाद 2 कदम मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। ये आपको समझ आया? तो मतलब यहां से इस पॉइंट पर जाने के लिए मेरे को पहले यहां से 3 स्टेप इस तरफ जाना पड़ेगा, और फिर इसके बाद 2 स्टेप मेरे को यहां जाना पड़ेगा, तब मैं अपने इस अननोन पॉइंट पे पहुंचूंगा, और जिस पॉइंट का नाम मुझे मिल जाएगा 3,2, क्योंकि मैंने x के डिस्टेंस को 3 कवर करा और y के डिस्टेंस को 2 कवर करा। ये आपको समझ आया? तो यही जो आपके पास पॉइंट है, क्योंकि देखिए जो ये आपके पास क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट मैंने बनाया, क्वाड्रेंट समझ रहे हो ना, वो जो किसी भी मैंने एक पॉइंट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, किसी भी एक प्लेन को 4 हिस्सों में 4 पॉइंट अलग अलग पार्ट में बांट दिया, तो वो क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट को जो बोला जाता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाता हूं इस तरीके से, जैसे लिख के समझाता हूं। यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट है 3,2 या फिर अननोन पॉइंट x, y। तो सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातें हैं, इस पॉइंट x, y को आप कार्टेशियन पॉइंट बोलोगे, कार्टेशियन पॉइंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस पूरे की पूरी जो कार्टेशियन ग्राफ है आपका, ये पूरा का पूरा जो कार्टेशियन ग्राफ है, या फिर कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट है, x, y ये पॉइंट है, फिर उसके बाद यहाँ कोई पॉइंट होगा, 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 यहाँ कोई होगा, यहाँ ऐसे करके इस पे इनफाइनाइट सो मैनी पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये अलग अलग पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, जहां पर उस एक फिक्स पॉइंट को कार्टेशियन पॉइंट कह सकते हो आप लोग। और उसके बाद ये यहां पर बताना है, कार्टेशियन पॉइंट आपको समझ आया। अब चलता है यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला टॉपिक। कार्टेशियन प्रोडक्ट उम्मीद है समझ आ गया होगा। कार्टेशियन पॉइंट जो होता है वो कुछ और नहीं होता, वो एक ऐसा पॉइंट होता है x, y जो आपके पास ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक जाने के लिए पाथ आपको बताता है। तो जनरली कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर, अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर x, y के टाइप में लिखा हुआ है तो उसको यहाँ पर कार्टेशियन पॉइंट कहा जाता है। और जनरली ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हो, नाम याद आ गया दिमाग में तो लिख लो, इसको जनरली ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो पॉइंट है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये मतलब होता है कि आपके पास कोई भी 2 सेट है, तो वो 2 सेट जो गिवन है, वहां पर सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। या फिर रिलेशन अभी आपने नहीं पढ़ा, इस डेफिनेशन को स्किप करते हैं, कुछ अगली डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आपके पास सेट ए की हर एक क्वांटिटी का सेट बी के हर एक क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट तो पढ़ा हुआ है, गुना तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है बचपन में, तो वही वो ठीक रहेगा। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर आप प्रोडक्ट ले लोगे तो उसको कहा जाएगा यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि आपके पास ये जो पॉइंट था, ये वाले पॉइंट यहां पर, ये जो आपके पास रखे हुए हैं ये सेट ही तो है। नेचुरल नंबर का सेट लेना है तो 1 2 3 4 ये सब लेते जाओ, रियल नंबर का लेना है तो इनके ये सारा का सारा यहां से यहां तक ले लो। अगर आपको सिर्फ इंटीजर का लेना है तो 1 2 3 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लेते चले जाओ। तो ये आपके पास सेट ही तो है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर मैं प्रोडक्ट ले लूं तो वो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। लेकिन वहां पर प्रोडक्ट करने का ये तरीका नहीं होगा कि आप यहां पर 3 और 2 को अगर ले रहे हो एक साथ तो 3 दूनी 6 कर दो, नहीं, उसको लिखने का तरीका आपका ये होगा, क्योंकि आप ये बताना चाह रहे हो कि जब आप इनकी कार्टेशियन ये जो आपके पास पॉइंट है, जब आप इनकी प्रोडक्ट ले रहे हो तो प्रोडक्ट लेने का मतलब आप किस पॉइंट पे हो, आपने किस एक डेफिनेट पॉइंट की बात करी। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास कोई 2 पॉइंट है 1, 2 और यहाँ पर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट है मान लिया मैंने, या फिर इस तरीके से समझो, मान लो आपके पास ए सेट है जिसके पास 1, 2 2 अलग अलग पॉइंट है, और बी भी आपके पास एक सेट है जिसके पास ए, बी नाम का पॉइंट है। और यहाँ पर आपको 1, 2 और ए, बी वाले पॉइंट का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट लेने का मतलब इसके हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा इसके हर एक एलिमेंट के साथ, लेकिन उसको लिखने का तरीका, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक थोड़ा सा अलग है। क्या करना होता है, हमें यहां पर ए और बी की जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मतलब ए क्रॉस बी करना है, जिसका मतलब आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट आएगा कैसे,
पहले 1 को फिक्स करोगे और 1 को ए के साथ भी ले जाओगे, 1 को बी के साथ भी ले जाओगे और उसको लिखोगे इस तरीके से, कार्टेशियन पॉइंट के तरीके से या फिर ऑर्डर्ड पेयर के तरीके से। तो आप यहां पर जब 1 को ए के साथ ले जाओगे तो 1, ए फिल करोगे, फिर आप यहां पे 1 को बी के साथ ले जाओगे तो 1, बी फिल करोगे, फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे 2 को ए के साथ ले जाओगे तो 2, ए फिल करोगे और फिर लास्ट में 2 को बी के साथ ले जाओगे तो यहाँ पे 2, बी फिल करोगे। ये आपको समझ आया? तो यही यहाँ पर मीनिंग हो गया कि आप चाहे 1 एलिमेंट पे हो चाहे 2 एलिमेंट पे हो, आपने सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ क्या करा, प्रोडक्ट निकाल दिया। लेकिन प्रोडक्ट निकालने का मतलब ये नहीं करना कि 1a जा 1a, 1b जा 1b, सॉरी b, और 2a जा 2a और 2b जा 2b, वो नहीं करना। समझ रहे हो? आपको ये करना है, उसको ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से लिखना है, एक फिक्स कार्टेशियन पॉइंट के हिसाब से लिखना है। जो पॉइंट आपके पास 1, a, 1, b, 2, a, 2, b, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपको समझ आया? थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और है, फिर उसके बाद बस पहुंचने वाले हम लोग 12th क्लास पे। देखिए इसे रफ कर दें, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी अगर ऑर्डर्ड ए क्रॉस बी आपने क्या करा, आपने ए क्रॉस बी करा, किसी भी दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट करा, तो रिजल्ट आपको कुछ यहां पर मान लीजिए जनरल रिजल्ट x, y टाइप का मिला। ये x, y जैसे भी आपने देखा वो 1a भी हो सकता था, ये x, y 1b भी हो सकता था, ये x, y 1c भी हो सकता था और ये x, y 1d भी हो सकता था। तो आपने क्या करा, किसी भी दो सेट का प्रोडक्ट करा a क्रॉस b, आपको रिजल्ट x, y टाइप का मिला। तो यहां पर जो ये x एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा a को और ये जो y एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा b को। इसका मतलब ये है कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट पे इस ऑर्डर्ड पेयर में पहले नंबर पे जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे ए से आ रहे होंगे, और y का मतलब ये है कि आपके पास सेकंड नंबर पे जितने भी एलिमेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे बी से आ रहे होंगे। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर उसका मीनिंग था किसी चीज का, किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेशन भी हम लोगों ने वहां पर क्या पढ़ा था, थोड़ा सा और देखिए। अब मैं कह सकता हूं मेरा मेन टॉपिक जो है 12th क्लास पर अब मैं आ गया हूं। टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी गई होगी पहले। अब मेरा मेन जो टॉपिक है वो 12th क्लास का स्टार्ट हो रहा है। अब तक सिर्फ एक जनरल रिवीजन था। रिवीजन देने के पीछे वजह ये थी क्योंकि पता नहीं मेरे को कौन सा स्टूडेंट देख रहा हो सकता है उस स्टूडेंट को थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में हो सकता है ना हो, या हो सकता है जो स्टूडेंट देख रहा हो उसको थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ी सी ना हो, या हो सकता है किसी को बिल्कुल भी ना हो। ऐसी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो कंडीशन के हिसाब से मैंने कर दिया है, उसको पाथ भी बताया गया था कि अगर आपको नहीं देखना तो आप प्लीज टाइम स्किप करके वहां पे चले जाइए और अपने टॉपिक को स्टार्ट करिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग आज रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और रिलेशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। अब जनरली अगर किसी भी बच्चे को उठाओ, जैसे मान लो आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, उसको ऐसे पकड़ा और उसको बोला भाई रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलेगा कि संबंध। रिलेशन का मीनिंग होता है संबंध। अब आपके पास मान लो संबंध निकाल रहे हो, तो संबंध निकालने के लिए किसी भी दो क्वांटिटी की जरूरत चाहिए, दो डाटा की जरूरत चाहिए। जैसे मान लो, हाँ ये बात अलग है कि मैं खुद से भी निकाल सकता हूं, लेकिन जनरली अगर आपको किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है तो आपको दो डाटा की जरूरत चाहिए। जैसे ये मेरे पास जो चौक है और ये मेरे पास जो बोर्ड है, इसका रिलेशन है कुछ ना कुछ, क्योंकि बोर्ड पर अगर मेरे को कुछ भी एलिमेंट लिखना है तो मेरे को कुछ भी क्वांटिटी या कुछ भी डाटा लिखना है तो मेरे को इस चौक का यूज करना पड़ेगा। मेरे पास जो ये डस्टर है और ये जो चौक है, इसका रिलेशन ये है, रिलेशन संबंध ये है कि अगर मान लीजिए मैं इस चौक से कुछ लिख देता हूं बोर्ड पे तो इस डस्टर से रफ करने का काम आएगा। ऐसे किसी भी क्वांटिटी के बीच में, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कोई भी आपके पास जनरल रिलेशन हो सकता है। तो दोबारा रिपीट करूंगा, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कोई भी जनरल रिलेशन हो सकता है। वो रिलेशन हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन घूम फिर के कोई ना कोई रिलेशन तो आपका बन रहा है। ये आपको समझ आया? एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, ये कुछ भी ऐसे बोल सकता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये जो मेरे पास ये बॉक्स है, अब ये जो बॉक्स है इसका मेरा और इस बॉक्स का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने जो चौक ली हुई है
उस चौक का और इस बॉक्स का रिलेशन है, तो इनडायरेक्टली मेरा भी इसके साथ रिलेशन हो गया कि ये मेरी जो चीजें हैं, जो मेरे पास सामान है, उसको स्टोर करने के काम आता है, तो यहां पर ये रिलेशन हो गया। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी जनरल रिलेशन हो सकता है वो रिलेशन आपको डायरेक्टली ना दिख रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली कोई ना कोई रिलेशन आपका उससे जरूर निकल जाएगा। आपका रिलेशन घूम फिर के पहले यहां से यहां, फिर वहां से वहां, फिर वहां से यहां, फिर वहां से वहां, तो आप वहां से वहां पहुंचो। जैसे आपने सुना भी होगा, ये तो कहावत भी है इंडियन कल्चर में कि दूर के मामे की नानी की लड़की की बुआ की शादी थी, तो ये रिलेशन की दूर की नानी की, मामी की, बुआ की लड़की की भांजी की शादी, तो ये कितना लंबा रिलेशन आ गया, लेकिन आप भी पहुंचे ना वहां पे, तो यही आपके पास तो रिलेशन आ गया। रिलेशन किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में कैसा भी संबंध हो सकता है, ये आपको समझ आया। जनरली रिलेशन का मीनिंग यही है और इस बात से मैं एग्री भी करता हूं, लेकिन ये मैथमेटिक्स की दुनिया है। मैथमेटिक्स की दुनिया कहती है कि रिलेशन का मीनिंग यही हो गया, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मेरा लिखने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, मैं हर चीज के बीच में लॉजिक ढूंढ लेता हूं, कंडीशन ढूंढ लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेता हूं हर चीज के बीच में। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलेशन को कुछ मैथमेटिकल मीनिंग में भी पढ़ेंगे, और ये तो जनरली उम्मीद करता हूं कि आपको रिलेशन का मीनिंग समझ आ गया होगा। जनरली अगर एक सेंस में पूछो, किसी भी एक 6th क्लास के बच्चे से पूछो, या फिर किसी भी ऐसे आदमी से बोलो जिसका मैथमेटिकल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं हो, तो वो आपको यही बोलेगा कि रिलेशन का मीनिंग संबंध, और आपको समझा भी देगा काफी अच्छा। उसके बाद पढ़ना है हमको मैथमेटिकल वजह से, तो मैथमेटिकल में देखिए रिलेशन किस तरीके से होता है। इसकी एक अलग ही थ्योरी चलती है, थ्योरी आपको जनरली समझ नहीं आती, लेकिन अगर कोई बंदे ने आपको समझा दिया ना, तो आप रिलेट कर सकते हो उस चीज को जनरल मीनिंग से, क्योंकि ये कहीं से उखाड़ के थोड़ी लाई गई है। ये जो मैथमेटिक्स वाली चीजें हैं, उन्हें जनरल लाइफ से ही तो पिक करके बस खास तरीके से उसकी एक अलग लैंग्वेज बना दी गई है। जिस तरीके से हिंदी की अलग लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की अलग लैंग्वेज होती है, संस्कृत की अलग लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स की भी अलग लैंग्वेज होती है। तो यहां पर हम लोग उसी रिलेशन वाले टॉपिक को, उसी संबंध वाले टॉपिक को एक खास तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा, वो उसका लिखने का वे किस तरीके से है, लैंग्वेज, बाकी उसको नेचुरल लाइफ से रिलेट करवाना तो मेरा काम है। देखिए मैथमेटिकल मीनिंग में अगर हम लोग रिलेशन का मीनिंग देखें, तो इसका डेफिनेशन होता है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन ये होता है कि रिलेशन अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब जनरली किसी भी एक स्टूडेंट ने देख लिया तो उसको देखते ही रह जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या लिख दिया गया है ये। तो यहां लिखा हुआ है कि रिलेशन इज द सबसेट। सबसेट का मीनिंग ये होता है कि मान लो आपके पास कोई भी दो सेट गिवन है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में आते हैं, तो इसका मतलब सेट जो ए है वो बी का सबसेट है। एक बार और रिवीजन करूंगा कि आपके पास मान लो जनरली कोई भी दो सेट है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई करते हैं, इसका मतलब सेट ए जो था वो बी का सबसेट है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, इसके के सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे मुझे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ये सारे के सारे एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब था आपके पास कोई भी दो सेट है, दो सेट का मतलब आप किन दो डाटा के बीच में रिलेशन देखना चाहते हो सकता है आप लोग यहाँ पर कोई भी दो रिलेशन हो सकता है। जैसे मान लो आपके पास हो सकता है यहाँ पर, मैंने क्या लूं, ये चौक ले लेता हूं, या फिर चौक नहीं लेता, कुछ और मान लो क्लास, जनरली यहाँ पर मान लो मेरे पास एक क्लास 11th है, और यहाँ पर मान लो मेरे पास एक क्लास 12th है, ठीक है। अब देखिए क्लास 11th में मेरे पास कुछ यहाँ पर बच्चे हैं, ये कुछ बच्चे हैं मेरे पास, स्टूडेंट हैं, और उसी तरीके से क्लास 12th के भी मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं। तो ये रिलेशन हो सकता है। अच्छा, नॉर्मली अगर आप इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहें, तो मतलब इस एलिमेंट को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, उसी तरीके से इस एलिमेंट को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, फिर इस एलिमेंट को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और फिर इसको भी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट का अगर आपने प्रोडक्ट करवा दिया सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। ये आपको समझ आया। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूं आपको जनरल समझाने के लिए। जैसे अभी अभी हम लोगों ने a इज इक्वल टू 1a लिया था जब मैं आपको 11th क्लास का टॉपिक पढ़ा रहा था, और b इज इक्वल टू 1 2 लिया था, और b इज इक्वल टू हमने ab लिया था।
तो इनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B जो आपके पास आया था वो 1, A आया था, यहाँ 1, B आया था, यहाँ 2, A आया था और यहाँ पर 2, B आया था। ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखिएगा कि आपने यहाँ पर जब A और B के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया, मतलब सेट A के हर एक एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा। मैंने पहली वाली डेफिनेशन को स्किप करवाया था थोड़ी देर के लिए कि आप रिलेशन की जगह प्रोडक्ट वर्ड भर दो। मैंने पहले ये बोला था कि सेट A के हर एक एलिमेंट के साथ सेट ए के हर एक एलिमेंट का अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। यहाँ पर सेट ए के पास चाहे जितने भी एलिमेंट हो उसका सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है, आप देख सकते हो। तो यही कार्टेशियन प्रोडक्ट था। लेकिन मैंने उस डेफिनेशन को स्किप करवा के ये बोला था कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की प्रोडक्ट करवा दो सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ। अब यहां पर मान लो आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आ गया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने बोला कि आपको क्या करना है, इनके बीच में एक रिलेशन दिखाना है। रिलेशन इस तरीके से होगा कि आप नेचुरल नंबर के जिस नंबर पे होगे, मतलब नेचुरल नंबर के फर्स्ट नंबर पे हो, सेकंड नंबर पे हो, थर्ड नंबर पे हो, तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट का भी वही अल्फाबेट लेना है, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड अल्फाबेट, थर्ड अल्फाबेट। तो यहां पर अगर आप नेचुरल नंबर मतलब वन पॉइंट पे हो, वन स्टेप पे हो, तो आपके साथ नेचुरल नंबर के फर्स्ट पॉइंट है तो इंग्लिश अल्फाबेट का भी फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये आपका समझ आया? मतलब वन का रिलेशन क्या हो गया, ए के साथ। यहां पर रिलेशन का मीनिंग मैंने क्या बोला था, रिलेशन का मीनिंग ये बोला था कि आपके पास अगर मैं किसी भी जिस पॉइंट नेचुरल नंबर के जिस पॉइंट पर हूं इंग्लिश अल्फाबेट का भी मेरे पास वही पॉइंट आएगा। तो ये जो भी मैंने अभी पूरा सा लंबा सा सेंटेंस बोला कि नेचुरल नंबर के जिस पॉइंट पे हूं इंग्लिश अल्फाबेट का भी वही पॉइंट आएगा। तो ये पूरा का पूरा वर्ड जो था वो रिलेशन का काम कर रहा था। इसका मतलब वन का रिलेशन ए के साथ हो गया, क्योंकि वन जो है वो फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर और इंग्लिश अल्फाबेट भी आपका फर्स्ट वर्ड है। उसी तरीके से यहाँ पर टू का रिलेशन बी के साथ हो जाएगा कि आपका जो ये सेट लिखा हुआ है, आप सेकंड नंबर पे पहुंच गए तो आप यहाँ पर सेकंड अल्फाबेट को लेके चले जाओगे। मान लो और उसने सेट नहीं बोला, आपको दो की बात कर रहा था तो दो यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आप देख सकते हो कि जो ये आपका रिलेशन आया आर, क्योंकि रिलेशन का मीनिंग आर होता है, तो सिंबल, क्योंकि रिलेशन कैपिटल आर से शुरू हो रहा है ना, RELATION, तो रिलेशन का फर्स्ट वर्ड आर। तो ये जो रिलेशन आपका आर आया, यहां पर आपने देखा कि ये जो 1A मिला था और ये जो 2B मिला था, ये 1A और 2B जो है दोनों के दोनों यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि आपको 1A भी मिल गया और आपको 2B भी मिल गया। तो जब आपको 1A और 2B दोनों के दोनों यहां मिल गए, इसका साफ साफ मीनिंग आपका ये आता है कि जो ये रिलेशन था वो सबसेट बन गया। किस चीज का? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे रिलेशन आ गया था। वहां पर आपका 1 का रिलेशन ए के साथ भी आ गया था, 1 का रिलेशन बी के साथ भी आ गया था, यहां पर 2 का रिलेशन ए के साथ भी आ गया था, 2 का रिलेशन बी के साथ भी आ गया था। लेकिन जब मैं अपना मेन रिलेशन वाला पॉइंट लेके चला कि भाई एक अगर मेरे को एक फिक्स रिलेशन की बात करेगा, क्योंकि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में एक टाइम पे एक ही रिलेशन हो सकता है। तो यहां पर मान लो जैसे मैंने कोई रिलेशन लेके चला, तो आपके पास फर्स्ट नेचुरल नंबर तो फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट, तो मेरे पास पॉइंट 1A आ गया और 2B आ गया। तो ये वाला रिलेशन जो है, ये सारे के सारे एलिमेंट यहां मिल गए। इसका मतलब ये रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बन गया? सबसेट बन गया। तो ये मीनिंग यहां पर था रिलेशन का। मैं यहां पर बता रहा था आपको 11th और 12th क्लास में, मान लो मैंने कुछ ले लिया ऐसे, तो मेरे पास रिलेशन बनेगा कुछ भी हो सकता है। आपके क्लास 11th और क्लास 12th के बीच में जो भी स्टूडेंट हो सकता है 11th क्लास में एक लड़का हो जिसका बड़ा भाई 12th क्लास में पढ़ता हो सकता है 11th क्लास में एक लड़का हो जिसकी छोटी बहन 12th क्लास में पढ़ती हो सकता है 11th क्लास में एक ऐसा लड़का है जिसका 12th क्लास में ना भाई ना बहन ना चचेरा भाई ना ममेरा भाई कोई भी नहीं पढ़ता, तो ये भी तो एक रिलेशन है कि कुछ नहीं हुआ उसके बीच में, तो ये भी एक रिलेशन है। हो सकता है 11th क्लास में एक ऐसा लड़का हो जिसके सारे के सारे भाई 12th क्लास में पढ़ते हो सकता है 11th क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसमें 12th क्लास में पढ़ने वाले सारे लड़के उसके भाई हो, तो कुछ भी कैसा भी रिलेशन हो सकता है उनके बीच में। हो सकता है 11th क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसका 12th क्लास में पढ़ने वाले पापा हो या मम्मी हो या कोई भी हो, तो ऐसा रिलेशन भी हो सकता है आपका। तो यहां पर समझाने वाली बात आपकी यही थी कि उनके बीच में कैसा भी रिलेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता तो मैं हर एलिमेंट के साथ रिलेशन देख देता कि भाई इस एलिमेंट का इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी और इसके साथ भी।
फिर अगले वाले एलिमेंट का इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी रिलेशन है, फिर और अगले वाले एलिमेंट का इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी रिलेशन है और इसके साथ भी रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन कुछ भी हो सकता था उनके बीच में, लेकिन एक फिक्स टाइम पे एक ही रिलेशन हो सकता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा रिलेशन का जनरल मीनिंग कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास किसी भी दो सेट के बीच में उन दोनों सेट के बीच में जितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, उन दो सेट के बीच में जितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। तो आपके पास लेकिन कोई भी, आप समझ आए मैंने क्या बोला, मैं दोबारा रिवाइज करूंगा। आपके पास उन दोनों सेट के बीच में इस यूनिवर्स में जितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। लेकिन रिलेशन में आपका एक टाइम पे कोई एक ही जनरल रिलेशन होगा। जैसे यहां पर फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट के लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो ये आपका एक टाइम पे एक ही रिलेशन हो रहा था। इसका मतलब आपका जो भी मेन रिलेशन आएगा, क्योंकि आप इस समय जिस पॉइंट की बात कर रहे हो, आप इस समय जिस सेंटेंस की बात कर रहे हो उस सेंटेंस को आपने रिलेशन दिया है, तो आपका वो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा इसका, क्योंकि वो एलिमेंट इसके अंदर से ही आया होगा। तो मैथमेटिक्स इस चीज को बोलता है कि ये चीज आपका रिलेशन होगा। ये आपको समझ आया। अब मैं समझाता हूं कि ये जो आप मैंने रिलेशन यहां पे पढ़ाया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा मैथमेटिकल पे। अगर आ गया हो तो एक बार कमेंट कर दो समझ आ गया। देखो ये जो मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया, ये रिलेशन किस तरीके से लिंक है, जो हम लोग किसी भी एक अनजान बंदा बोल देता है कि रिलेशन का मतलब संबंध। तो आइए समझते हैं, लेकिन उसके लिए इसको रफ करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको फिर समझने में। देखिए जनरली एक रिलेशन का मतलब ये बोला गया था कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। और यहां पर आपके पास मैंने भी बोला कि रिलेशन जो होता है वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब उसके पास जितने भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, जितने भी कंडीशन आ सकती हैं, उनमें से ही कोई ना कोई कुछ एक रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मान लिया मेरे पास एक लड़का है, ये लड़का है, क्या बोलूं इसको, सिंबल लड़के को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ये डब्बा नाम का एक लड़का है जिसके ऐसे दो पैर हैं, ये लड़का। और मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक लड़की है, इसका ये गोल सा पेट है और यहाँ पर इसके दो पैर हैं, हाथ इनके ये रहे, ये लड़की है। तो अब भाई मान लो आपके पास ये एक बॉय है, लड़का मतलब बॉय और ये लड़की मतलब है यहाँ पर गर्ल। तो इस बॉय और गर्ल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? हो सकता है कि ये बॉय इस गर्ल का सन हो, बेटा हो, ये लड़की मतलब माता जी हो जाएंगी। हो सकता है ये जो बॉय है वो इस गर्ल का फादर हो सकता है। हो सकता है ये जो बॉय हो ये इस गर्ल का सिस्टर हो, मतलब सॉरी ये बॉय जो है ये इस गर्ल का ब्रदर हो, ये गर्ल इस बॉय की फिर तो सिस्टर बन जाएगी। या हो सकता है ये जो बॉय है वो इस गर्ल का दादा हो सकता है ये बॉय इस गर्ल का नाना हो, या हो सकता है ये गर्ल इस बॉय की माँ, कुछ भी हो, मामी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, दादी हो, जो भी हो, कुछ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपके पास ये जो मैंने भी जितने रिलेशन बोल दिए कि हो सकता है ये बॉय गर्ल का फादर हो, या हो सकता है ये बॉय गर्ल का ब्रदर हो, या हो सकता है ये बॉय ये जो ये लड़का है या इस लड़की का कुछ भी हो, मतलब फ्रेंड मान लो या गर्लफ्रेंड मान लो, चलो ठीक है गर्लफ्रेंड मान लिया मैंने, ये आपका इसका हो सकता है गर्लफ्रेंड हो, या फिर ये हो सकता है इसका कोई भी कुछ भी क्या बोले, दादाजी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडपा, ये हो सकता है इसकी ये ग्रैंडपा हो, बाकी नाना जी का मेरे को नहीं पता, नाना मैटरनल ग्रैंडपा बोलते हैं शायद, ये आपके यहाँ पे नाना जी, कुछ भी हो सकता है मतलब रिलेशन। ये आपके पास इस बॉय और इस गर्ल के बीच में जितने रिलेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तो और एग्जिस्ट करते हैं, मामा के चाचा की लड़की की नानी की बुआ, ये भी हो सकता है रिलेशन, काका की बुआ की दादी की कुछ भी लड़की, ये हो सकता है रिलेशन। तो कुछ भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है इस यूनिवर्स में जो होगा, लेकिन आपके पास इस बॉय और इस गर्ल का जनरल मीनिंग में तो कोई ना कोई एक ही रिलेशन होगा ना। जैसे मान लो मैं यहाँ लड़का हूं, मेरे बगल में यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, तो इस लड़के और इस लड़की के बीच में कोई ना कोई एक ही रिलेशन हो सकता है ना। हो सकता है कि ये मेरी सिस्टर हो, या हो सकता है माता जी हो, या हो सकता है दादी जी हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इस समय बॉय का और इस समय यहाँ पर गर्ल का कोई एक रिलेशन होगा। हो सकता है यहाँ पर ये इसका ब्रदर हो, भाई हो,
या हो सकता है क्योंकि एक ही चीज होगा। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो ब्रदर भी हो जाए वो फादर भी बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो बॉय भी ब्रदर भी बन जाए वो गर्लफ्रेंड भी बन जाए, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि वो ग्रैंडपा बन जाए नाना जी बन जाए, ये भी नहीं है। तो जनरल लाइफ में कोई ना कोई एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। यूनिवर्स में आपके पास उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस बॉय और इस गर्ल के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये पता नहीं कितने सो मैनी सॉल्यूशंस आ गए, उसके पास सो मैनी रिलेशन आ गए। लेकिन आपके पास जनरल लाइफ में रिलेशन की दुनिया में कोई ना कोई एक ही इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आया होगा कि ये लड़का इस लड़की का या तो ब्रदर होगा या गर्लफ्रेंड होगा या फादर होगा या ग्रैंडपा होगा, दादाजी नाना जी कुछ भी हो सकता है। ये आपको समझ है? तो ये रिलेशन का मीनिंग है, कह सकता हूं मैं, ये आपको समझ है? तो यही तो मीनिंग था कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपके पास रिलेशन तो ये ब्रदर वाला आया ना, तो ये ब्रदर जो है ये इन सारे के सारे में से ही आया, इन सारे के सारे में ब्रदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जब ये ब्रदर इन सबके बीच में आ गया तो ब्रदर क्या बन गया? सबसेट बन गया। किस चीज का? इन सारे के सारे रिलेशन का। तो यही तो रिलेशन का मीनिंग था। तो हर चीज को जनरल लाइफ से कनेक्ट करना सीखो कि उसको पढ़ लिया फिर हो गया तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको सीखो कि कैसे यूज कर सकते हो और क्यों ऐसे बनाया गया, वरना सामने वाला पागल थोड़ी था जो बना के चला गया और हम लोग आज पढ़े जा रहे हैं। नहीं, हर चीज का रियल लाइफ से कनेक्शन है, इसलिए आप उसको सीखा करो। तो ये यहाँ पर रियल लाइफ से आप कह सकते हो कनेक्शन। ऐसे किसी के बीच में भी कनेक्शन हो सकता था। एक एग्जाम्पल और लूं, लेट तो नहीं हो रहा, चलो अब समझ आ गया होगा ना? ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब मान लो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे रिलेशन पे, और रिलेशन में अब ये देखेंगे कि मान लो आपका कोई भी एक रिलेशन है, आपके पास कोई भी डाटा है, आपने क्या करा, किसी दो सेट के बीच में A क्रॉस B के बीच में आपने रिलेशन निकाला, मतलब जो भी डाटा निकाला, तो वो रिलेशन आपका पूरा का पूरा मतलब उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। सबसे पहले आपने क्या करा, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, ठीक है भाई, निकाल के रख दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करा, A और B के बीच में रिलेशन निकाला। तो बीच में रिलेशन का मतलब A इज रिलेटेड टू B, कि A का रिलेशन है किसके साथ? B के साथ। तो ये यहाँ पे सिंबल है रिलेशन का, याद रखना। रिलेशन का सिंबल क्या होता है कि आपका जो A है उसका रिलेशन होगा किसके साथ? B के साथ। तो यहां पर A इज रिलेटेड टू B, A का रिलेशन B के साथ है, तो A इज रिलेटेड टू B। आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहले A और B के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, फिर आपने यहाँ पर A और B के बीच में रिलेशन निकाला, और आपका यहाँ पर मान लिया मैंने वो जो रिलेशन का सेट आया वो पूरा का पूरा R आ गया। मतलब आपके पास जो भी लिखा हुआ है उसको मैंने एक सिंबल R से डिनोट करा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है। अब देखिए कंडीशन कैसी कैसी हो सकती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके सामने ये हो सकता है कि आपका जो भी रिलेशन R आया वो उसकी पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आ गया। मतलब जो भी दो सेट आपके पास गिवन दिए थे उनके बीच में जिस तरीके से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा है, जिस तरीके से भी उनके बीच में कार्टेशियन रिलेशन बन रहा है, आपका वो पूरा का पूरा डाटा उसकी मेन जनरल रिलेशन के बराबर आ गया। तो यहां पर आपका कहा जाएगा कि वो वाला रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। उस समय वो वाला रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। समझ आया क्या बोला मैंने? मान लिया आपके पास किसी भी दो क्वांटिटी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी दो सेट का, दो डाटा का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर उसकी पूरी की पूरी किसी एक फिक्स जनरल रिलेशन के बराबर आ जाता है, दोबारा रिवाइज करूंगा, किसी भी दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट उसकी पूरी की पूरी जनरल रिलेशन के बराबर आ जाता है तो वहां पर उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। मतलब आपने उस दो सेट के बीच में, दो सेट A और B के बीच में जो रिलेशन देखा, जो भी आपके पास रिलेशन आया वो कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम A क्रॉस B ही आ गया। उसका रिलेशन वहां पे सेम टू सेम A क्रॉस B के आने का मीनिंग ये था कि आपका वो वाला सेट जो है, वो वाला रिलेशन जो है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब होता है सब कुछ, उसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, उसके बाहर कुछ और नहीं आना चाहिए। तो आपके पास यहां पर जो भी रिलेशन आया वो पूरा का पूरा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो वो पूरा का पूरा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट आने का मीनिंग है कि उसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं जो एग्जिस्ट कर जाए। इसका मतलब ये यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग यही होता है। ये आपको समझ है कि अगर किसी भी क्वांटिटी का रिलेशन उसकी पूरी की पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट आ जाता है तो वहां पर आपका जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है। आगे बात करें, थोड़ा और आगे बढ़े, देखते हैं आगे।
अगला रिलेशन आता है कि मान लो आपने किसी भी दो क्वांटिटी यहां पर ए और बी के बीच में काम चल रहा था, आपने मान लो ए और बी के बीच में रिलेशन चेक करना चाहा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ठीक है ए क्रॉस बी, आपने ए और बी के बीच में रिलेशन देखना चाहा। अब हो सकता है, कंडीशन देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है, वो लॉजिक देखता है कि क्या ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, वो यहां पर इनकी बात करता है। तो यहां पर आपका रिलेशन ऐसा हो सकता था कि आपका ए क्रॉस बी जो है वो आर के बराबर आ गया। अब हर सेट में ऐसी कंडीशन तो नहीं हो सकती, हो सकता है कुछ सेट में आपका रिलेशन जो है वो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आए और कुछ सेट में उसकी रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर ना आए। अगर आ जाएगा तो यूनिवर्सल रिलेशन कह दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं कहूंगा। अगले सेट में देखिए कैसी कंडीशन आती है। मान लीजिए आपने यहां पर ए और बी के बीच में रिलेशन देखना चाहा, तो ए और बी के बीच में रिलेशन देखने का मीनिंग है आपके सामने जो भी रिलेशन है वहां पर कुछ मिला ही नहीं आपको, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूं, जैसे मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं, ये रहा, ये मैं खड़ा हूं यहां पर डब्बा, ये रहा, और यहां पर एक कुछ भी क्या ले ले, मान लो जैसे एक कुछ भी चिड़िया बैठी हुई है यहां पर, ये चिड़िया, ये इस तरीके से यहां पर ये चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है, ये ठीक है, इसलिए चिड़िया। तो यहां पर इस मेरे बीच में और इस चिड़िया के बीच में क्या रिलेशन है, मान लो कोई रिलेशन नहीं है, ना मैं उसको जानता, मतलब ऐसा कुछ भी मान ले कि मेरे और इस चिड़िया के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वरना रिलेशन बनाना चाहूं तो बन जाएगा। हो सकता है कि वो जो चिड़िया है वो इस नेचर में एग्जिस्ट करती हो, आप भी इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो ये हम दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। हो सकता है वो चिड़िया रोज मेरे छत पे दाना चुगने आती हो, तो ये हमारे बीच में रिलेशन हो गया। ऐसे करके कुछ भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन मैं एक उस समय जो फिक्स रिलेशन की बात करोगे, जैसे मान लो वो चिड़िया हमारी फैमिली मेंबर है, पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कोई पॉसिबल रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब मेरे बीच में और उस चिड़िया के बीच में आपका जो रिलेशन आया वो एक एम्प्टी आ गया। एम्प्टी आने का मतलब आपने जो रिलेशन डिफाइन करा वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मीनिंग ये कह सकते हो कि जो रिलेशन, जिस फिक्स रिलेशन की आप बात कर रहे थे वो एक अनडिफाइन आ गया। आपने जो उसको डिफाइन करा है वो एक मतलब मीनिंगलेस है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। तो मतलब आपने जो भी रिलेशन डिफाइन करा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे। तो अगर आपके पास ए और बी के बीच में कोई रिलेशन ना मिले, आपके सामने जो दो सेट ए और बी गिवन है, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन ना मिले, इसका मतलब आपका रिलेशन क्या आ गया, कुछ भी नहीं। और मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ भी नहीं को अगर नंबर की बात करता हूं तो जीरो कहा जाता है, और अगर सेट की बात करता हूं तो एम्प्टी कहा जाता है। इसका मतलब अगर ए और बी के बीच में नो रिलेशन आया, नो रिलेशन का मतलब आपने जो रिलेशन देखना चाहा वो एग्जिस्ट ही नहीं करा, कुछ भी नहीं मिला आपको रिलेशन के तौर पे, इसका मतलब आपका एक एम्प्टी रिलेशन आ गया। ये समझ आया। और यहां पर एम्प्टी रिलेशन को फाई से डिनोट करा जाता है, क्योंकि फाई उसका सिंबल होता है। तो यहां पर ये मीनिंग था कि हो सकता है ए और बी के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही ना करे, तो ए और बी के बीच में अगर कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपका यहां पर एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ना है हम लोगों को, इसे रफ करना पड़ेगा, कर दें पक्का, ठीक है। देखिए थ्योरी जितना समझ लोगे उतना ज्यादा फायदा हो जाएगा, सवाल का नहीं होता, सवाल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन थ्योरी जितना समझ लोगे ना उतना ज्यादा फायदा हो जाता है। तो देखो थ्योरी देखो, और देखो अभी तो बहुत देखना है हम लोगों को। उसके बाद जो आपका रिलेशन है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देख रहे थे कि आपके सामने एक डाटा ए गिवन है और एक डाटा बी गिवन है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, कोई भी दो क्वांटिटी हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, तो ये है तो ये हो सकता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इस जो मैं ये बातें बोल रहा हूं कि आपके सामने दो डाटा गिवन है और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैथमेटिक्स कहता है कि नहीं, मैं यहां पर भी लॉजिक लगा दूंगा, मैं यहां पर भी कंडीशन लगा दूंगा। वो क्या लगा देगा, वो कह सकता है कि हम मान लो ए का रिलेशन बी के साथ चेक करना चाहते हैं, मैं अपना रिलेशन यहां पर बगल में खड़ी हुई किसी भी बगल में खड़े हुए बंदे के साथ चेक करना चाहता हूं। हो सकता है मैं अपना रिलेशन अपने साथ ही चेक करना चाहूं कि मेरे और फिर से मेरे बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा भी तो हो सकता है। या हो सकता है कि मैं अपना रिलेशन बार बार इसके साथ चेक कर रहा हूं, तो जब मेरा रिलेशन इसके साथ है तो क्या इसका रिलेशन भी कुछ ना कुछ है मेरे साथ या फिर नहीं है, वो ये भी चेक कर सकता है। वो ऐसे भी चेक कर सकता है, कंडीशन देख, सारी प्रोबेबिलिटी को एक कंपोज कर देता है, वो इकट्ठा कर देता है मैथमेटिक्स, यही है
कि हो सकता है मैं ऐसे चेक करना चाहूं, ये दो तो मैंने बताया जनरल, अभी मैं पूरा समझाऊंगा यहाँ पे। दो तो मैंने बताया कि अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि बार बार मैं ए का रिलेशन बी के साथ चेक करना चाह रहा हूं, लेकिन क्या मेरा रिलेशन मेरे साथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर मैं अपना रिलेशन बार बार बी के साथ चेक कर रहा हूं तो क्या उस वाले बंदे का भी मेरे साथ कोई ना कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। और अगर मैं अपना रिलेशन मान लो किसी अनदर बंदे के साथ चेक कर रहा हूं और उस बंदे का रिलेशन किसी अनदर बंदे के साथ है, तो क्या मेरा रिलेशन उसके साथ होगा या नहीं होगा। ऐसी जितनी कंडीशन हो सकती है वो सारी बातें हमें पढ़नी है। तो आइए पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कैसे पढ़ेंगे। आपको इस तरीके से बताया गया कि मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है, यहां पर हेयर ए इज रिलेटेड टू बी, या फिर सिंबल का यूज करता हूं, ए का रिलेशन बी के साथ है। तो जब यहां पर ए का रिलेशन बी के साथ है और अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि भाई ए का रिलेशन ए के साथ क्या होगा। अच्छा एक बात, अभी जैसे मैं ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा रहा था तो वहां पे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब आपका ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी टाइप का आएगा। ये तो आपको समझ आया था, ऑर्डर्ड पेयर में हम लोगों ने पढ़ा था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा रहा था। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, ये मैं बता चुका हूं, लेकिन यहां पर यूज होगा तो एक बार रिवाइज, क्योंकि हो सकता है आधे घंटे पहले की चीज आप लोग भूल गए हो। ए का रिलेशन बी के साथ निकालना चाहते हैं तो वहां पर एलिमेंट ए कॉमा बी टाइप का आएगा, जहां पर ए बिलोंग करेगा आगे बड़े वाले ए में और स्मॉल बी बिलोंग करेगा आपका कैपिटल बी में। ये आपको समझ आया। यहां पर देखते हैं, बस मेरे को ये याद दिलाना था कि हाँ हमने कुछ पढ़ा था, बस और कुछ नहीं। देखिए बस मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ, तो व्हाट अबाउट, सामने सवाल आता है कि व्हाट अबाउट रिलेशन ऑफ ए टू इटसेल्फ, कि आपका जो ए वाले का रिलेशन है उसका खुद के साथ क्या रिलेशन होगा आपका, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए यहां पर ध्यान से कि जब आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए का रिलेशन बी के साथ दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं ए का रिलेशन ए के साथ चेक करना चाहूं कि क्या ए का रिलेशन ए के साथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरा नाम ए है, बगल वाले का नाम बी है, मैं अपना रिलेशन उस बी के साथ नहीं चेक करना चाहता, मैं अपना रिलेशन अपने साथ ही चेक करना चाहता हूं। तो यहां पर इसी रिलेशन को, खुद का रिलेशन खुद के साथ, मैं अपना रिलेशन अपने साथ चेक करना चाहता हूं। रिलेशन विद इटसेल्फ, कुछ भी बोल सकता हूं, अलग अलग नाम है। खुद का रिलेशन खुद के साथ, अपना रिलेशन अपने साथ, रिलेशन विद इटसेल्फ, कुछ भी बोल सकता हूं। तो यहां पर ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है कि अगर मेरे से ही कुछ ना कुछ रिलेशन निकल गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर मेरे से ही कुछ ना कुछ रिलेशन निकल गया तो यहां पर फिर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। अगर मेरा रिलेशन मेरे साथ ही निकलता है, जैसे मैं यहां पर समझाता हूं, मान लो यहां पर एक लाइन है आपके पास, जनरली ये कोई भी एक लाइन है, ये आपको समझ आया। अब यहां पर जो ये एक लाइन है, इस लाइन का इसी लाइन के साथ क्या रिलेशन है। मैंने एक ऐसे यहां पर चौक फिक्स कर दिया, तो ये जो यहां पर चौक आपके सामने फिक्स है, इस चौक का और इस लाइन का यहां पे क्या रिलेशन है आपका। आप ध्यान से देख सकते हो कि ये यहां पर लाइन खींची थी, इसी के ऊपर मैंने क्या करा, एक लाइन ऐसे दोबारा खींच दी। पता तो नहीं चलेगा सामने वाले बंदे को, क्योंकि यहां पर उस लाइन और उस दूसरी लाइन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया। जो लाइन पहले यहां पर खींची थी उसी के ऊपर मैंने एक लाइन दोबारा से यहां पर इस तरीके से बना दी, सामने वाले को पता ही नहीं चला कि मैंने यहां पर लाइन बनाई है या नहीं बनाई। तो उस पुरानी वाली लाइन के बीच में और इस नई वाली लाइन के बीच में आप देख सकते हो ये दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि यहां पर उस पुरानी वाली लाइन और इस नई वाली लाइन के बीच में हर एक पॉइंट पर, चाहे वो पुरानी लाइन की बात हो रही हो चाहे वो नई लाइन की बात हो रही हो, हर एक पॉइंट पर उन दोनों की डिस्टेंस सेम है। चाहे आप पुरानी वाली लाइन और नई वाली लाइन के बीच में यहां पर चेक करना चाहो डिस्टेंस 0 है, यहां पर चेक करना चाहो डिस्टेंस 0 है, यहां पर चेक करना चाहो डिस्टेंस 0 है। तो आपके पास उन दोनों लाइन के बीच में आप किसी भी पॉइंट पर चेक करना चाहो उसकी डिस्टेंस 0 आ रही है। और जब किसी भी दो जनरल लाइन के बीच में हर एक पॉइंट पर उसकी डिस्टेंस सेम आती है तो यही मीनिंग होता है पैरेलल का। पैरेलल का मीनिंग ही यही होता है कि आप किसी भी दो लाइन के बीच में पैरेलल देखना चाहते हो तो चाहे आप इस पॉइंट पे चेक करो, चाहे आप इस पॉइंट पे करो, चाहे जनरली किसी भी पॉइंट पे चेक करो, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल तब होंगी जब उनकी हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। तो यहां पर मैंने पुरानी वाली लाइन खींची थी और यहां पर मान लो मैंने नई वाली लाइन खींची, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो आपका रिलेशन आ गया वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां पर इस लाइन के बीच में रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब इस
ये इस वाली लाइन का खुद के साथ रिलेशन आ गया, इस वाली लाइन का इसके साथ रिलेशन आ गया कि कोई लाइन अपने ही खुद के पैरेलल होती है, इसका मतलब यहां पर पैरेलल वाला रिलेशन एग्जिस्ट कर गया। तो जब यहां पर इस लाइन का खुद के साथ ही रिलेशन एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब इस तरीके के रिलेशन का नाम रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यहां पर इसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा कि इस वाली लाइन का इस वाली लाइन के साथ ही रिलेशन आपका एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया? और समझाता हूं मैं थोड़ा सा और, देखिए जैसे ध्यान से रिफ्लेक्सिव में ही, जैसे मान लो मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, कि जो राम है वो श्याम का भाई है। यहां पर राम का मतलब ए है और श्याम का मतलब बी है, इसका मतलब राम जो है रिलेटेड किससे है? श्याम से, और वो रिलेशन क्या है? ब्रदर वाला, कि राम श्याम का भाई है। तो यहां पर ये दो अलग अलग क्वांटिटी है, मैंने उसके बीच में रिलेशन चेक करना चाहता ये रहा। लेकिन अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना है, यहां पर ये रिलेशन मुझे गिवन है और ये रिलेशन एग्जिस्ट भी करता है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो मुझे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर काम करना है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर काम करने का मतलब मैं खुद का रिलेशन खुद के साथ चेक करूंगा, मैं राम का रिलेशन राम के साथ ही चेक करूंगा कि राम का और यहां पर फिर से राम का क्या रिलेशन है। तो जब ऐसे रिलेशन मेरे को चेक करना हो कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, वो नहीं, राम और फिर राम क्या रिलेशन है, तो यहां पर आप देखोगे कि क्या रिलेशन कैसा चल रहा है? ब्रदर वाला। तो क्या यहां पे राम जो है वो ब्रदर हो सकता है राम का? मतलब क्या मैं खुद का भाई हो सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात जो मैंने यहां पर अभी बोली है कि मैं राम इज द ब्रदर ऑफ राम, ये मीनिंगलेस है। ये मैं खुद का भाई हो सकता हूं, ये वर्ड यहां पर एक मीनिंगलेस है, इसको कोई मीनिंग नहीं आता। तो ये रिलेशन आपका इस जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता कि आपके पास राम जो है वो कोई भी खुद का भाई नहीं हो सकता, राम जो है वो राम का ब्रदर नहीं हो सकता। तो ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसने रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा। अगर वो खुद का भाई हो जाता तो मैं वहां पर कह देता कि हाँ उसने रिफ्लेक्सिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन वो वहां पर अनसेटिस्फाई वाली कंडीशन आ गया, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव आपका नहीं हो सकता। ये आपको समझ आया? इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लोग ए रिलेटेड बी को, ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम लोग ए रिलेटेड बी को ए कॉमा बी से दिखाते हैं, तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में हम लोग ए का रिलेशन ए के साथ ही निकालना चाहते हैं। ये रिफ्लेक्सिव वाला केस चल रहा है और रिफ्लेक्सिव वाले केस में हम लोग ए का रिलेशन ए के साथ निकालना चाहते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ऑर्डर्ड ए का रिलेशन ए के साथ ही निकालना चाहते हैं, जहां पर ए जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल ए में। ये समझ आया? ए का रिलेशन ए के साथ होगा। आपके सामने कोई भी एक जनरल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिखे हैं, मान लो मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। देखो मान लो आपके सामने कोई भी एक रिलेशन लिखा हुआ है ए कॉमा ए टाइप का, जहां पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि आपका ए का ए के साथ रिलेशन मिल गया। और अगर आपको रिलेशन मिलेगा तो आप कहोगे, अगर आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर गया, ए का रिलेशन ए के साथ एग्जिस्ट कर गया, जिस रिलेशन की वो बात कर रहा है वो यहाँ पर ब्रदर वाले रिलेशन की बात कर रहा था, तो अगर राम जो है वो राम का भाई हो जाता तो रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा था, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर रहा था, वो भाई नहीं हुआ, इसका मतलब आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करा। तो यहां पर अगर ए का रिलेशन ए के साथ एग्जिस्ट करेगा तो आप कहोगे ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, रिलेशन आपका एग्जिस्ट कर गया, रिलेशन बिलोंग कर गया। लेकिन अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को, क्योंकि आपका रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करा, और यहाँ पर आपका रिलेशन एग्जिस्ट कर गया। ये समझ आते हैं यहाँ पे रिलेशन का मीनिंग। थोड़ा सा भी और बताना है मेरे को, देखो ध्यान से। मान लो आपके पास यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर है जहां पर 1, 2 और जनरली सिर्फ एक ही मैंने एलिमेंट लिया 1, 2। तो यहाँ पर 1 का कोई ना कोई रिलेशन 2 के साथ होगा, तभी ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, वरना तो लिख नहीं देता वो। तो यहाँ पर उसने बोला कि 1 का कोई ना कोई रिलेशन 2 के साथ है, मेरे को बात करनी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी बनेगा जब मैं खुद का रिलेशन खुद के साथ चेक करूंगा। मतलब यहाँ पर मैं 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर ये चेक करूंगा कि क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, जो भी उसने यहाँ पर ये सेट दिया हुआ है।
तो यहां पर 1,2 बिलोंग कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे 1,1 चाहिए। तो क्या यहां पर 1,1 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब यहां पर इस सेट ए में 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 का रिलेशन 2 के साथ तो था, 1 का रिलेशन 2 के साथ एग्जिस्ट कर रहा है और उसके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेकिन इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनने के लिए 1 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए था। अब 1 का रिलेशन 1 के साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहां पर 1,1 आ ही नहीं रहा। तो जब यहां पर 1,1 आ ही नहीं रहा, इसका मतलब जो ये रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी बन पाता जब a, बिलोंग कर जाता r को, जब a, बिलोंग कर जाता r को। लेकिन यहां पर 1,1 बिलोंग नहीं कर रहा r को, इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां पर 1,1 इस a में नहीं गया, इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कहने की बात ये है यहां पे कि उस नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन पे, याद रखना, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन पे, अगर वहां पर उस एलिमेंट का रिलेशन उसी एलिमेंट के साथ मिल गया तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। अगर उस एलिमेंट का रिलेशन उस एलिमेंट के साथ नहीं मिला तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। देखिए अगले टॉपिक पे आते हैं, बड़े ठीक सिर्फ कर दें, ठीक है। 2 रिलेशन और बचे हैं, फिर उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। देखिए ध्यान से, अगला रिलेशन आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब तक क्या हो रहा था, मैं ये चेक करता आ रहा था कि क्या ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है, हर बार ये चेक कर रहा था, या नहीं है, नहीं है, नहीं, ये चेक कर रहा था। लेकिन अब मेरे को ये चेक करना है कि भाई हर बार ए का रिलेशन ही बी के साथ क्यों हो, क्या बी का रिलेशन भी ए के साथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अब ये चेक करना है मुझे। तो अगर कोई भी रिलेशन आपका ए रिलेटेड है बी के साथ, ठीक है, ये कंडीशन ए रिलेशन है बी के साथ मुझे गिवन है, और अगर मेरा बी का रिलेशन भी ए के साथ आ गया, मतलब जो रिलेशन ए का बी के साथ है वही सेम टू सेम रिलेशन बी का भी ए के साथ होना चाहिए, तो आप यहां पर कह दोगे कि वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला अगर ए का कोई ना कोई रिलेशन बी के साथ है और आपका बी का रिलेशन भी, मतलब अपोजिट कर दिया, इस बार मैं ए की जगह को बी ले गया और बी की जगह को ए पे लेके आ गया, तो मैंने उस रिलेशन को अपोजिट कर दिया कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो क्या बी का रिलेशन भी ए के साथ है या फिर नहीं है। अगर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वही सेम टू सेम रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर उस रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कह दोगे, अदरवाइज उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहोगे। ये समझ आया? एग्जांपल के लिए वही वाला मीनिंग है, अभी मैंने लिखा था राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, जो राम है वो श्याम का भाई है, तो हर बार राम की तरफ से ही क्यों चेक किया जाए, इस बार श्याम की तरफ से चेक करते हैं। तो क्या श्याम जो है वो, अगर राम श्याम का भाई है तो क्या श्याम राम का भाई होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहां पर इस रिलेशन को, इस ब्रदर वाले रिलेशन को राम और श्याम के बीच में सिमेट्रिक कह दोगे, वरना नहीं कहोगे। तो कंडीशन में गिवन है कि राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, और अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या श्याम भी ब्रदर होगा राम का या फिर नहीं होगा, और अगर श्याम राम का ब्रदर बन गया तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक बनेगा, और ये कंडीशन ट्रू है कि अगर राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा। इसका मतलब जब आपकी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हम लोग राम को राम का ही भाई देखते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आया? तो ये कंडीशन आपकी सिमेट्रिक बन गई। ऐसे और एग्जांपल है, जैसे मान लो यहां पर मैंने कुछ भी बोला कि अमित इज द फादर ऑफ सुमित, मैंने बोला कि जो यहां पर अमित है वो सुमित के फादर है, तो इस रिलेशन को अब अपोजिट कर दो, मैंने बोला अमित फादर है सुमित के, तो क्या सुमित भी फादर होगा अमित का? नहीं होगा, सुमित सन हो गया किसका? अमित का। तो ये रिलेशन आपका यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाया कि सुमित जो था वो फादर नहीं बन पाया, किसका? अमित का, क्योंकि वो सन है, तो सन है तो फादर नहीं हो पाएगा। तो अमित सुमित का फादर है, ये कंडीशन गिवन थी। फॉर द चेकिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हमने ये चेक करा कि क्या सुमित भी अमित का फादर होगा, और आपका कंडीशन ये ट्रू नहीं बन पाया, इसका मतलब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो जब ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है तो बस ठीक है, नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में
आपका हर बार क्या गिवन होता है कि ए रिलेटेड, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने। हर बार आपको ये गिवन होता है कि ए का रिलेशन है बी के साथ, और आप क्या करो, उसका अपोजिट कर दो। आप ये चेक करो कि क्या बी का वही रिलेशन ए के साथ है या फिर नहीं है। और अगर बी का वही रिलेशन आपका ए के साथ होगा तो ये कंडीशन आपकी यहां पर सिमेट्रिक बनेगी, वरना नहीं बनेगी। इसका मतलब ए रिलेटेड है बी का, इसका मतलब ए कॉमा बी होता है, जहां पर ए जो है वो बिलोंग करता है ए को और बी जो है वो बिलोंग करता है बी को। ये आपको समझ आया? ये कंडीशन गिवन होती है कि ए का रिलेशन है बी के साथ। तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको अपोजिट कर दूंगा। तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इसको अपोजिट करने पर मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि बी का रिलेशन भी ए के साथ है या फिर नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं वो 1,2 की बात करता है तो 1,2 की बात करने पर मैं क्या करूंगा, इसको अपोजिट कर दूंगा, इसको पलट दूंगा और फिर ये चेक करूंगा कि क्या 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है या फिर नहीं है। और 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 2 का रिलेशन भी 1 के साथ आ गया तो मैं कह दूंगा कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ये आपको समझ आया? तो ये यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन का मीनिंग था। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो मेरे को ये चेक करना है कि बी का रिलेशन भी ए के साथ वही होगा, सच दैट जहां पर बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी में और ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है? देखिए इस तरफ कर दें, ठीक है? देखिए अगला रिलेशन देखिए, रिलेशन चलेगा ट्रांजिटिव वाला। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का ये मीनिंग होता है कि मान लो ए का रिलेशन बी के साथ है, यहां पर ए का रिलेशन बी के साथ है, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार का लॉजिक हो सकता है। हमने अपना रिलेशन खुद के साथ चेक कर लिया, दूसरे का रिलेशन अपने साथ चेक कर लिया, हमारा तो उसके साथ था ही, ए रिलेटेड टू बी तो था ही। अब हमें ये चेक करना है कि अगर हमारा बी के साथ है और उस बी का किसी अनदर बंदे सी के साथ है तो क्या हमारा रिलेशन उस अनदर बंदे सी के साथ एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं लिख के समझाता हूं। ए का रिलेशन है बी के साथ, ये आपको गिवन है, और कह रहे हैं बी का वही रिलेशन है किसी अनदर बंदे सी के साथ, तो क्या ए का रिलेशन भी सी के साथ होगा या नहीं होगा। और अगर ए का रिलेशन सी के साथ होगा तो ये कंडीशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, और अगर आपका रिलेशन ए का सी के साथ नहीं होगा तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन पाएगा। ये आपको समझ आया? सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, अगर राम जो है वो ब्रदर है श्याम का, ये आपको समझ आया, और श्याम जो है वो ब्रदर है अमित का, ये आपको समझ आया, तो क्या ये राम जो है, ये जो राम है वो ब्रदर होगा अमित का। और अगर ये राम ब्रदर बन गया अमित का तो इस रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन कह दोगे, और अगर ब्रदर नहीं बन पाया तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहोगे। आओ चेक करते हैं। राम जो था वो श्याम का भाई था, ठीक है, और श्याम किसी अनदर बंदे अमित का भाई है, तो भाई ये कंडीशन तो सही है ना कि राम भी जो है अमित का भाई होगा। आपकी कंडीशन सही है तो आपका जो ये क्या कंडीशन बन गया, वो रिलेशन, वो ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। लेकिन मान लिया मैंने यहां पर जो अमित है वो फादर है सुमित के, और जो सुमित है वो फादर है किसके लिए, मान लो मयंक के, तो क्या ये जो अमित है वो इस मयंक के फादर होंगे या फिर नहीं होंगे। तो भाई देखो, अब अमित जो है वो फादर है सुमित के, मतलब अमित सुमित के फादर हैं, और सुमित किसी तीसरे बंदे मयंक के फादर हैं, तो ये अमित जो है वो मयंक के फादर नहीं होंगे, वो ग्रैंडफादर बन जाएंगे। इसका मतलब फादर वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हो पाई ना, उनके बीच में कोई अनदर रिलेशन आ गया, आपका वही रिलेशन नहीं आ पाया। तो जब आपका वही रिलेशन नहीं आ पाया, इसका मतलब यहाँ पर अमित मयंक के फादर नहीं बन पाए, और जब अमित मयंक के फादर नहीं बन पाए तो आपका ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ये समझ आया? ये इसका जनरल मीनिंग था। मैथमेटिक्स मीनिंग में देखते हैं कैसे होगा। मैंने मान लिया जो ए का रिलेशन है कोई ना कोई बी के साथ है, ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, और आपके पास कोई अनदर रिलेशन जो है बी का वो किसी तीसरे बंदे सी के साथ जो है बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ए का रिलेशन भी सी के साथ होगा या नहीं होगा, और अगर ए का रिलेशन सी के साथ बन जाएगा तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, और अगर नहीं बनेगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये समझ आए? तो ये यहां पर ट्रांजिटिव रिलेशन का मीनिंग था। पक्का? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर ट्रांजिटिव रिलेशन ऐसे होता है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मान लो मेरा रिलेशन जो है
मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, मेरा रिलेशन जो है मेरे फादर के साथ जो है फादर वाला रिलेशन है, ठीक है, फादर वाला रिलेशन है, और मेरे फादर का जो है मेरे मदर के साथ वो हस्बैंड वाला रिलेशन है। तो क्या मेरा रिलेशन मेरी मदर के साथ हस्बैंड वाला होगा? नहीं होगा। हमें रिलेशन चाहिए था फादर वाला, रिलेशन कौन सा मिल गया? हस्बैंड वाला। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगी। ऐसे आपके पास कुछ भी रिलेशन हो सकते हैं कि मान लो मेरा रिलेशन जो है वो उस चिड़िया के साथ, कोई भी उस चिड़िया के साथ रिलेशन मिल गया। मान लो मैं हूं और मेरा किसी दूसरी बंदी चिड़िया के साथ कोई रिलेशन है, और इस चिड़िया का उसके दानों के साथ, जो वो दाने चुगती है, उसके साथ कोई रिलेशन है। तो क्या मेरा उस दाने के साथ रिलेशन होगा या नहीं होगा? और अगर मेरा उस दाने के साथ रिलेशन हुआ तो वो रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, और अगर मेरा उस दाने के साथ कोई भी रिलेशन नहीं हुआ तो रिलेशन वहां पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बन पाएगा। समझ आया आपको? आगे बढ़ते हैं, अब इसे करेंगे यहाँ पे रफ कर दें, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर बस लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है जो पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा होगा। कमेंट कर दो एक बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। देखो उसके बाद हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, अगर कोई भी रिलेशन आपके पास कोई भी जनरल एक रिलेशन गिवन है और वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, और वो रिलेशन यहां पर आपका ट्रांजिटिव भी है। मतलब आप जिस रिलेशन की बात कर रहे हो उस रिलेशन में आपने तीनों कंडीशन चेक करी कि क्या उसका वहां पे खुद के साथ रिलेशन है या फिर नहीं है। आपने ये चेक करा कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ था तो क्या बी का रिलेशन ए के साथ है या नहीं है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ था और बी का रिलेशन सी के साथ था तो क्या ए का रिलेशन सी के साथ है या नहीं है। और अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब वहां पे खुद के साथ भी रिलेशन बन गया, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। बी का ए के साथ भी रिलेशन बन गया, अपोजिट रिलेशन भी बन गया, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। मेरा किसी अनदर तीसरे बंदे के साथ रिलेशन बन गया, मतलब ए का रिलेशन सी के साथ बन गया, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव है। तो अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जिस कंडीशन की बात कर रहा हो, अगर रिलेशन वाला टॉपिक चल रहा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग ही यही होता है कि आपके सामने जिस रिलेशन की बात कर रहा है वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को आप यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हो। और ये आपका यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 रिलेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था। कुछ रिलेशन अभी और बचे हुए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं आपको। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बस मुश्किल से 1 मिनट फिर टॉपिक को फिनिश करें। देखिए मान लो आपके पास कोई जनरल एक रिलेशन दिया हुआ है, क्योंकि एग्जांपल तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ये तो सिर्फ इंट्रो का पार्ट है। तो मान लो आपके सामने एक जस्ट 1-2 मिनट का बस, मान लो आपके सामने कोई एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि यहाँ पर इस तरीके से है। कोई भी जनरल एक रिलेशन है कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है और यहाँ पर 2 का रिलेशन 1 के साथ है। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को रिफ्लेक्सिव बनने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को पकड़ूंगा। मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर आप लोग मुझे ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने आपसे बोला था कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं आगे वाले पॉइंट ए का रिलेशन चेक करता हूं इसी ए के साथ। इस ए का रिलेशन आगे वाले पॉइंट ए के साथ ही करूंगा। तो यहाँ पर आगे की तरफ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब मुझे 1 का रिलेशन 1 के साथ चाहिए। यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 1 के साथ है, लेकिन कहीं पर भी 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं मिला, मुझे सेम टू सेम वाला रिलेशन नहीं मिला। और जब मुझे सेम टू सेम वाला रिलेशन नहीं मिला, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 1,1 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, इसका कोई नाम दे दो R, इस रिलेशन R में, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपका यहाँ पे आगे की तरफ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो आप ये चेक करो कि क्या इस 2 का रिलेशन इस R के साथ है या फिर नहीं है। मतलब अगर रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है, सॉरी
रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है तो रिफ्लेक्सिव में ये चेक करो कि क्या इस 2 का रिलेशन 2 के साथ है या नहीं है। तो यहां पर आपको कहीं पर भी 2,2 दिखाई नहीं दे रहा, तो जब आपको 2,2 दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब 2 का रिलेशन 2 के साथ भी नहीं है। ये आपको समझ आया। तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया क्योंकि वो आपकी कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ये एग्जांपल बताने का खास तरीका मेरा ये था कि आपको इस वाले पॉइंट के लिए भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव, इस वाले पॉइंट के लिए भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है, और पॉइंट लिखे हुए हैं उनके लिए भी चेक करना है। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपको तीनों कंडीशन चेक करनी है। अगर यहां पर 1,2 लिखा है तो इसका उल्टा सिमेट्रिक के लिए इसका उल्टा 2,1 भी होना चाहिए, और वो यहां पर मिल गया तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक है ये। लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया क्योंकि 1,2 तो मिल गया लेकिन 1,1 नहीं मिला, 2,1 तो मिल गया लेकिन 2 के साथ 2 नहीं मिला, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बन पाया। ट्रांजिटिव की बात करूंगा तो यहां पर 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन 1 के साथ है, तो मुझे पहले का तीसरे के साथ चेक करना है। तो क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है? नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी नहीं बन पाया। बताने में ये आया था यहां पे कि आपका मान लो ट्रांजिटिव में कोई कंडीशन गिवन ही नहीं देता, उसने यहां पर कह दिया कि 1,2 तो है लेकिन 2,1 इस सेट के अंदर नहीं आता। इसका मतलब 1,2 आ गया, अब मेरे को 2 के साथ चेक करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैं यहां पर चेक ही नहीं कर पाया कि क्या 2 का रिलेशन किसी और बंदे के साथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अब समझो एक कहानी सुनाता हूं। मान लो मुझे यहां से लेकर उस किसी गली किसी के घर तक जाना है, अपने फ्रेंड के घर तक जाना है, और मेरे को इतना पता है कि बस उस फ्रेंड के घर तक जाने के लिए मुझे रास्ते में मंदिर मिलेगा, एक स्कूल मिलेगा और एक मस्जिद मिलेगी, तभी वो वाली गली जो है मेरे फ्रेंड के घर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर खड़ा हूं और यहाँ से इस घर पर जाने के लिए 10 गली मिलती हैं, लेकिन उसमें से किसी एक ही गली में पहले मंदिर है, फिर स्कूल है, फिर मस्जिद है, तो मेरे को नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, हर गली में से जा जाके चेक करूंगा। हर गली में से जा जाके चेक करने के बाद जिस गली में मुझे मिलेगा कि पहले मंदिर आया, फिर स्कूल आया, फिर मस्जिद आया, मतलब वही गली मेरे फ्रेंड की गली है, तो यहां पर वही बात होगी कि आप और अगर ऐसी कोई गली मुझे मिलती ही नहीं है, मान लो जैसे यहाँ पर 10 की 10 में से ऐसी कोई भी गली नहीं है जिसमें वो तीनों चीजें मिल जाती हैं, मतलब उनमें से कोई भी गली मेरे फ्रेंड की गली नहीं है, इसका मतलब मैं नहीं कह सकता कि उसमें से कौन, मतलब जो मेरे सामने 10 गली दी हुई है उसमें से मुझे नहीं पता कि कौन सी गली मेरे फ्रेंड के घर तक जाती है। मतलब यहाँ डाउट हो गया मेरे सामने, यहाँ पर आपके सामने जो 10 गली दी हुई थी उनमें से किसी भी गली में ना मेरे को मंदिर मिला, ना स्कूल मिला, ना मस्जिद मिला, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि उनमें से कोई ना कोई गली जरूर जाती है उस फ्रेंड के घर तक, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब जो सामने मेरे को डाटा दिया हुआ है वो एक पूरा का पूरा कह सकते हो अनफुल है, अनफुल समझ लो ना, कंप्लीट नहीं है, अनकंप्लीट है, उसके बारे में फुल कंडीशन मुझे गिवन नहीं है। मुझे जिस जिस चीज की जरूरत थी, मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ तक जाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत थी, मंदिर की, स्कूल की और मस्जिद की, वो मुझे नहीं मिली। तो जब मुझे वो चीजें यहाँ पर नहीं मिली, इसका मतलब मेरे पास डाटा गिवन है, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता और मैं अपने फ्रेंड के घर तक नहीं जा पाऊंगा। तो वही कंडीशन आपके सामने यहाँ पे होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में मान लो आपके सामने एक रिलेशन है जिसके पास सिर्फ 1,2 है। अब आपको ये रिफ्लेक्सिव चेक कर लोगे, 1,2 है तो 1,1 नहीं है, 1,2 है तो 2,1 नहीं है, तो ना ही रिफ्लेक्सिव हुआ ना ही सिमेट्रिक हुआ। लेकिन ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको 2 का रिलेशन भी किसी ना किसी के साथ चाहिए था, लेकिन आपको 2 का रिलेशन किसी अनदर तीसरे बंदे के साथ दिया ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई रिलेशन 2 के साथ किसी तीसरे बंदे का एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब आप ये मान के चलोगे कि आपका वो रिलेशन कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो कंडीशन आपकी सिमेट्रिक बन रही होगी। जो भी डाटा यहाँ पर गिवन होगा वो जो भी डाटा मतलब यहाँ पे छुप रहा है वो गिवन होगा। वो कंप्लीट डाटा आपका अनकंप्लीट डाटा है, वो अनफुल डाटा है कि आप उसको ट्रांजिटिव चेक कर सको। क्योंकि यहाँ पर 1,2 तो दे दिया, लेकिन कुछ 2 के साथ किसी और बंदे, मान लो वो अगर 2 के साथ 3 का रिलेशन भी दे देता तो भी मेरा काम हो जाता, लेकिन उसने नहीं दिया। वो डाटा मेरे सामने अनकंप्लीट है, तो अनकंप्लीट डाटा है तो जो उसने कंडीशन मुझे चाहिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए वो सारी की सारी कंडीशन नहीं दी मुझे।
तो जब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मुझे सारी की सारी कंडीशन नहीं दी, इसका मतलब मैं अपनी बात नहीं रख सकता कि मुझे पता नहीं वो डाटा दिया है, हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है ना हो, क्योंकि डाटा ही नहीं पता मेरे को, मुझे नहीं पता कि वहां से वहां तक जाने के लिए क्या कदम कर उठाना पड़ेगा मेरे को। तो इसका मतलब वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। वरना डाटा दो, मैं चेक करके बता दूंगा। अगर मेरे सामने डाटा होता तो मैं चेक कर सकता था, लेकिन यहां पर कुछ और कंडीशन गिवन ही नहीं है, इसका मतलब मैं ट्रांजिटिव वाले पॉइंट को चेक नहीं कर सकता। और जब ट्रांजिटिव वाले पॉइंट को चेक नहीं कर सकता तो मैं मान के चलूंगा कि वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनकंप्लीटनेस ऑफ द डाटा। ये आपको समझ रीजन ये दोगे, बिकॉज ऑफ द अनकंप्लीटनेस ऑफ द डाटा, क्योंकि आपका जो डाटा गिवन है, मान लो आपको एक चित्र बनाने के लिए कोई एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की पड़ेगी, रबड़ की पड़ेगी, कटर की पड़ेगी। अब आपको मान लो कटर नहीं दिया तो पेंसिल कैसे छिलोगे, पेंसिल नहीं छिल पाओगे तो डायग्राम कैसे बनाओगे, मतलब डाटा अनकंप्लीट है। तो जब डाटा कंप्लीट नहीं है तो डायग्राम नहीं बन पाएगा। इसका मतलब आप ये मान के चलोगे कि भाई तू डाटा दे देता तो मैं डायग्राम बना देता, लेकिन डाटा ही नहीं है मेरे सामने, कटर ही नहीं है, तो मैं पेंसिल छिलूंगा कैसे और फिर डायग्राम बनाऊंगा कैसे। इसका मतलब मेरी नजर में तो डायग्राम बन चुका, मैं तो पेपर में पास हो चुका, क्योंकि मुझे कटर नहीं मिला इसलिए मैं नहीं बना पाया, वरना मुझे कटर मिल जाता तो मैं डायग्राम बना देता। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से मान के चलूंगा कि भाई अगर मुझे मिल जाता मैं बना देता और पेपर में 33 नंबर लाके पास हो जाता। वही कंडीशन यहां पर भी है। अगर आगे और एलिमेंट मुझे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कंडीशन दे देता तो मैं चेक कर लेता और अपनी बता देता कि हाँ वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे उसने बताया ही नहीं, पूरी कंडीशन मुझे दे ही नहीं रहा, रबड़ कटर की जरूरत है वो मुझे दे ही नहीं रहा। इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि भाई वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसी के साथ यहां पर रिलेशन का जो आपका इंट्रो वाला पार्ट है वो फिनिश हो चुका है। बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई हैं, लेकिन वो आपके लेवल से थोड़ी एडवांस है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगी जहां पर हम लोग इसका एडवांस वर्जन देखेंगे रिलेशन का। ये तो हमारा बहुत ही बेसिक वर्जन था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं इस समय जिस बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो एक 12th का एक नॉर्मल बच्चा है, और 12th का जो स्टूडेंट होता है उसमें से 100 में से सिर्फ 10% स्टूडेंट का ही जो क्या बोलते हैं ब्रेन जो होता है वो मैच्योर होता है, बाकी 90% स्टूडेंट का ब्रेन अनमैच्योर होता है उस समय। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बातें हैं कि आपका अभी 12th के स्टूडेंट हो। बाकी अगर आपको कमेंट आएगा, अगर आपको चाहिए एडवांस वर्जन, तो मैं अभी बहुत सारी चीजें इसमें बतानी है जो कि बहुत एडवांस लेवल पे है, क्योंकि अभी तो मैंने ये समझ लो सिर्फ ABCD का सिर्फ A पढ़ाया है, B से लेकर Z तक तो अभी आपका बचा हुआ है। ये सिर्फ मैंने आपको कोर्स ध्यान में रखते हुए पढ़ाया हुआ है कि आपके कोर्स में ये चीजें हैं और मुझे ना इससे ऊपर जाना ना इससे नीचे जाना, आपको यहीं तक लेके रहना है और यहाँ पर आपकी बात सारी बन जाएगी और आप लोग आगे बढ़ जाओगे। तो ये आपका यहाँ पर एक बेसिक इंट्रो पार्ट था, जिसकी वजह से आप सारे के सारे क्वेश्चंस ये समझ लो 12th लेवल का, चाहे 12th के जो स्टैंडर्ड है उस लेवल पे आपका कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आप इस पूरे इंट्रोडक्शन की मदद से कर सकते हो, ये मेरी फुल गारंटी है। और बाकी बहुत सारी भी तो बहुत कहते हैं ना कि कोई भी चीज कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए ये रिलेशन भी अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है, उसे हम लोग एडवांस वर्जन में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे आगे। मान लो कोई अगर बच्चा कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा है तो हम लोग उस लेवल पे देखेंगे। बाकी इस आपका जो 12th स्टैंडर्ड का लेवल है, 12th स्टैंडर्ड में भी बिल्कुल हायर लेवल पे हम लोग पढ़ चुके हैं और काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, वो तो देखने वाले समझ गए होंगे। और बाकी चलिए ठीक है, सीधा काम की बात करते हैं। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो, मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और बाकी हाँ अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। और हाँ अभी एग्जाम्पल बचा हुआ है, देखना।